Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, बेटा आपको पता है कि अब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आज से हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सैम्पल पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो बेटा इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ये नहीं वीडियो को ओपन किया इसको क्लोज़ किया, ऐसा नहीं करना बेटा। आपका टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है, इस टाइम का यूटिलाइज बहुत सोच समझ के करना है। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो इस टाइम का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना है। ऐसा ना हो कि लापरवाही में इस टाइम को वेस्ट कर दो और बाद में पछताओ। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी उसमें डिस्कस किया जा रहा है उसको सीरियस होकर पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर। तो रीडिंग पोर्शन में जो अनसीन पैसेज हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ लिटरेचर से स्टार्ट, क्योंकि रीडिंग है उसका डिस्कशन करना अभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लिटरेचर पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, उसमें 3 एक्सट्रैक्ट्स गिवन होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारा, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वेड इट कैन अप्रिशिएट। In death there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. Because I had experienced both the sensation of dying, here sensation means feeling, of dying, and terror. Terror means fear. That fear of it can produce the will to live somehow grieve in intensity। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, इसके बेस पे 4 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, चैप्टर नेम एंड राइटर नेम। तो ये एक्सट्रैक्ट माइंड में सेट करो कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है चैप्टर 3 फ्लेमिंगो बुक, चैप्टर 3 डीप वाटर, रिटन बाय द राइटर विलियम ओरविल डगलस। तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम। व्हाट हैड प्रोड्यूस्ड ए स्टार्क टेरर इन द नरेटर, कि नरेटर के माइंड में कौन सा डर था, किस बात का डर था उसके माइंड में। तो ऑप्शन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो इसमें फर्स्ट है फियर ऑफ डेथ, कि जो नरेटर है उसके माइंड में डेथ का फियर था। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर था। फियर ऑफ हाइट्स, या फिर ऊंचाई पे चढ़ने का डर होता है। या फिर फियर ऑफ रेन, नरेटर के माइंड में कौन सा डर था ये हमें बताना है। तो चैप्टर में हाइड्रोफोबिया डिस्क्राइब किया गया है। इस चैप्टर में नरेटर के माइंड में जो डर होता है पानी का वो डिस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फियर ऑफ वाटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच एक्सपीरियंस इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द अबाउ लाइन्स। जो लाइन्स डिस्क्राइब की गई है एक्सट्रैक्ट में, उसमें स्पीकर किसकी बात कर रहा है, किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा स्पीकर है वो बात कौन से एक्सपीरियंस की कर रहा है, कि जिस टाइम पे वो डूब गया था उसके माइंड में, और डूबा और उसने ओवरकम किया, उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है स्विमिंग इन द वार्म लेक, सेकेंड वॉकिंग द कंप्लीट कैनरेड क्रीक ट्रेल, मीटिंग रूजवेल्ट, ड्राउनिंग इन द YMCA पूल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए ऑप्शन, क्योंकि राइटर ने बात किसकी की है, वो एक्सपीरियंस जो उसके माइंड में सेट था उस पर ओवरकम किया, उस एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एक्सपीरियंस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द स्पीकर बिकॉज ही हैड, ये एक्सपीरियंस नैटर के लिए इम्पोर्टेंट था। क्यों? वोन द स्विमिंग कंपटीशन, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ, उसने कोई कंपटीशन जीता। फुलफिल्ड द मदर्स विश, फुलफिल मीन्स कंप्लीटेड, उसने मदर की विश को कंप्लीट किया। ओवरकम हिज फियर, ओवरकम मीन्स कंट्रोल, अपने फियर पे कंट्रोल कर लिया। फाइनली फुलफिल्ड हिज ड्रीम, या फिर इस एक्सपीरियंस के बाद अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग राइटर ने क्या किया था कि उसका जो हाइड्रोफोबिया था उस पे उसने ओवरकम कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द एक्सपीरियंस फील्ड द स्पीकर विद, जब नैटर ने अपने फियर पे ओवरकम कर लिया तो उस एक्सपीरियंस से नैटर को कैसा फील हुआ। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, सेकंड पीस, थर्ड जॉय एंड फोर्थ डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन मीन्स होपलेस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। राइटर ने खुद से चिल्लाया था, तो यहाँ पे जॉय है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। इतना ही नहीं है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही हो सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर किसी भी वर्ड का सिनोनिम पूछ सकते हैं, मीन्स सिमिलर वर्ड। और या फिर हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मीन्स डर है वो जब तक होता है हम जब तक उससे डरते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है चैप्टर की हेल्प से। इस चैप्टर में नैटर के माइंड में क्या था, हाइड्रोफोबिया था, लेकिन वो कब तक रहा, जब तक उसने ओवरकम नहीं किया तब तक रहा। ओवरकम करने के बाद उसके माइंड से वो डर डिस्पियर हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी फेमस पर्सन रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रूजवेल्ट की ये स्टेटमेंट थी। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम। माई एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंस मीन्स वेल नोन, फैमिलर, जान पहचान वाला। विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मीन्स हु पिक्स रैग्स, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं उनको बोलते हैं रैग पिकर्स। लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी is a place which is situated on the outskirts of Delhi. A place on periphery, periphery means outskirt of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are scattered. Here those refers rag pickers. Who live here are scattered, who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Here them refers rag pickers. Simapuri was then a wilderness. It still is. It refers Simapuri. But it is no longer empty. Empty means vacant. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin. Devoid of sewage. Devoid means without. Sewage means sewage system. ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन क्या होगा, चैप्टर नेम एंड राइटर नेम। तो चैप्टर नेम यहाँ पे क्या है, लोस्ट स्प्रिंग, एंड राइटर नेम इज अनीश जंग, जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक का 2nd चैप्टर है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु वॉज द एक्वेंटेंस टॉक अबाउट इन द अबाउ लाइन्स। इन लाइन्स में किस जानकार की बात कर रखी है, अनीश जंग किससे फैमिलियर हो गई थी। तो यहाँ पे मुकेश, साहेब, द नरेटर्स, गार्डनर, सन, चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साहेब। सेकंड, वाई इज सीमापुरी माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली की आउटस्कर्ट पे है, उसकी बाउंड्री पे है, उसके बाद भी सीमापुरी दिल्ली से बहुत ही दूर है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए होम टू इलीगल इमिग्रेंट्स. It is home to poverty-stricken families. It lacks even the basic facilities. It is in the outskirts of Delhi. इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में है, उसके बाद भी ये दिल्ली से बहुत ही दूर है। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, उसके बाद दिल्ली है वो डेवलप्ड सिटी है, लेकिन सीमापुरी दिल्ली की आउटस्कर्ट बाउंड्री पे होते हुए भी उसके वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट लैक्स इवन द बेसिक फैसिलिटीज़,
कि दिल्ली की बाउंड्री पे होते हुए भी उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ तक भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एज पर द ऑथर रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी लैक। रेजिडेंट्स मतलब निवासी जो सीमापुरी में है उनके अंदर किस चीज़ की कमी है ऑथर के अकॉर्डिंग? ऑक्यूपेशन, ह्यूमैनिटी, प्रॉपर सैनिटेशन एंड वैल्यूज़। अब उनकी जो कंडीशन है बहुत ही डर्टी कंडीशन में है, उनके जो क्लोथ्स हैं बहुत ही टोर्न आउट हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनता है प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई का उनके अंदर बहुत ही कमी है। नेक्स्ट, सीमापुरी इज ए होम ऑफ ब्लैंक। सीमापुरी किसका घर है? फर्स्ट है पुअर पीपल ऑफ इंडिया, रैग पिकर्स, रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में, उनके लिए शेल्टर का काम कर रहा है, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो बांग्लादेश से आए हैं वो, मीन्स ऑप्शन सी। ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट था। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सट्रैक्ट में से, वो आपको करने हैं, जैसे कि एक्वेंटेंस का मीनिंग हो जाए, सिनोनियम हो जाए, माई किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर सीमापुरी है वो दिल्ली की आउटस्कर्ट पे है, उसके बाद माइल्स अवे है। नेक्स्ट हो सकता है कि दोज किसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्केटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब, हु इज साहिब, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग, वेयर ही इज लिविंग प्रेजेंटली। इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है नोट बाय यू बट बाय समवन हु डजंट नो हिम। अब ये एक्सट्रैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर की बात हो रही है। यहाँ पे हमारी विस्टाज बुक का चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे द एनिमी। अब की बात स्टूडेंट्स, दोनों ही बुक से एक्सट्रैक्ट आएंगे, फ्लेमिंगो बुक से भी और विस्टाज बुक से भी, तो चैप्टर्स की रीडिंग बहुत ही केयरफुली करनी है। तो यहाँ पे चैप्टर चल रहा है हमारा द एनिमी। नोट बाय यू, हेयर यू रेफर्स डॉक्टर सदाओ, but by someone who doesn't know him. Him refers prisoner. टॉम की बात हो रही है यहाँ पे। I have my own private assassins. Assassins means murderer. जनरल यहाँ पे स्पीकर है, जनरल कह रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे प्राइवेट असेसिन्स है, प्राइवेट मर्डरर हैं। अब यहाँ पे जो जनरल है वो बिलोंग कहाँ से करता है? जापान। अब उसके पास मर्डर कहाँ से आए, उसके पास प्राइवेट असिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जापान कंट्री में क्या है कि कोई भी पर्सन है वो रूलर के अगेंस्ट हो सकता है, तो रूलर है वो उनको फेस करने के लिए अपने पास मर्डर रखता है। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम, हियर देम रेफर्स मर्डरर्स, असेसिन्स, टू योर हाउस tonight or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition? Here partition means part, means window of the white man's room open to the garden while he sleeps. He refers Tom, prisoner of war. अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, चैप्टर कौन सा हमारा? द एनिमी, राइटर नेम पर्ल एस बक। उसके अलावा क्वेश्चन, हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स एंड टू होम। ये यहाँ पे स्पीकर कौन है, कौन किससे बात कर रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर सदाओ टू द जनरल, सदाओ है वो जनरल से बात कर रहा है। हाना टू डॉक्टर सदाओ, यूमी टू हाना, जनरल टू डॉक्टर सदाओ। तो यहाँ पे किससे बात कर रहा है, कौन कर रहा है? दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई जनरल टू डॉक्टर सदाओ। नेक्स्ट है, वाई इज देयर एंड नीड टू असेसिन्स हिम। वहाँ पे असेसिन्स की जरूरत क्यों पड़ी हिम के लिए? वो कौन था हिम? ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। तो ये हिम कौन था? ये टॉम था, एंड टॉम वॉज द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द गिवन लाइन्स इंडिकेट करेक्टरिस्टिक्स मीन्स ट्रेट्स अबाउट द जनरल। की जो नीचे लाइन दे रखी है वो जनरल के बारे में क्या इंडिकेट करती हैं? फर्स्ट है केयर, वो केयरिंग था। सेकंड काइंडनेस, थर्ड इग्नोरेंस, फोर्थ पैट्रोटिक, फिफ्थ सेल्फ सेंटर्ड,
सेल्फ सेंटर्ड मीन्स जो अपने ही बारे में सोचता है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्ट। तो चैप्टर के बेस पे हमें पता है कि जनरल है वो किस टाइप का पर्सन था, वो सेल्फ सेंटर्ड था और उसने अपनी ड्यूटी को इग्नोर किया था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ, इग्नोरेंस और सेल्फ सेंटर्ड, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो कैसे भी नहीं है। सेकंड है, थर्ड एंड फिफ्थ, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट गिवन है फ्रॉम पोएट्री। अब फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, इस क्वेश्चन में बच्चों दो एक्सट्रैक्ट होंगे, दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, सिवरिंग, कांपना, थ्रो हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव, मैसिव मीन्स हैवी, weight of uncle's wedding band. Here uncle refers Aunt Jennifer's husband. Wedding band refers wedding ring which was given by uncle to aunt at the time of their marriage. Aunt means Aunt Jennifer. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पे ये पोएम कौन सी है हमारी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम है, सिक्स्थ पोएम। एंड पोइट नेम इज एड्रिन रिच, जो कि फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट मतलब हु इज इन फेवर ऑफ वुमेन राइट, नारी अधिकारवादी बोलते हैं, उसको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो एड्रिन रिच फेमिनिस्ट थी और उन्होंने इस पोएम में मैरिड वुमेन की जो लाइफ है, कि कैसे उसकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एक्सप्लोइटेशन है, टॉर्चर्ड है, कैसे उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बीटर है, इन सबको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस एक्सट्रैक्ट में राइटर ने ये बताया हुआ है कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं, थ्रो हर वूल, when she was designing the tigers on a panel, that time her fingers were trembling. Why her fingers were trembling? Because of her husband's fear. She was very scared to her husband. It means she was tortured, she was exploited by her husband. अब उसकी जो फिंगर्स है वो ट्रेम्बल कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ के, उसने अपनी लाइफ में इतना टॉर्चर सहन किया है कि जिस टाइम पे वो उस निडल को पुल कर रही है उस वूल में से, तो उसकी फिंगर्स हैं वो एक तो ट्रेम्बल कर रही है, सेकेंडली उसे उस निडल को पुल करने में डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स फियर। She had many bitter experiences in her married life. She was not happy with her marriage. That's why she is saying these things. अब यहाँ पे बताया कि उसकी वेडिंग बैंड है, उसका वेट बहुत ही हैवी है। एक्चुअल में एक वेडिंग बैंड का वेट इतना हैवी नहीं हो सकता कि हम उसको टॉलरेट ही ना कर सके, सहन ही नहीं कर सकते। हम रिंग को तो बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। अब यहाँ पे आंट जेनिफर क्या कह रही है कि उनकी वेडिंग बैंड का वेट इतना हैवी है कि उसके हाथों पे वो वेट बैठ गया है और बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैसिव वेट, इसका यहाँ पे डिवाइस यूज की गई, हाइपरबल डिवाइस, कि यहाँ पे बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब कर रखा है कि रिंग का वेट है वो बहुत ही मैसिव है, बहुत ही हैवी है। बट एक्चुअल में क्या है कि जो वेडिंग बैंड है वो एक सिंबल है बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब वो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे है, उसके हाथों पे है। कैसे? उस रिंग के फॉर्म में। उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से उसकी फिंगर्स क्या कर रही है, ट्रेम्बलिंग कर रही है। किस टाइम पे? व्हेन शी वॉज डिजाइनिंग द टाइगर्स। आंट जेनिफर, यहाँ पे आंट जेनिफर और उसके जो क्रिएशन है उसके बारे में बताया हुआ है इस पोएम में। और सेकेंडली यहाँ पे इस स्टैंजा में मेनली उसके हाथ पे फोकस किया हुआ है कि उसके हाथ है वो कैसे हैं डिजाइनिंग टाइम पे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू आंट जेनिफर फ्लटरिंग हैंड्स थ्रो हर वूल टेल अस, कि उसके हाथ है वो फ्लटरिंग कर रहे हैं, तो इनसे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट, द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड, कि उसकी फ्रीडम है वो लॉस्ट हो गई है और उसके माइंड में कहीं ना कहीं फियर है। सेकेंड ऑप्शन, हर ओल्ड एज, नो। थर्ड ऑप्शन, हर लव फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग,
there is no doubt that she was a very creative lady, but this option is also wrong. Her love for tigers. No, she designed tigers. Why? Because through tigers, she wants to explore her inner feelings. That's why she chose tiger animal instead of others. So here, first option is option A. Second, the rhyme scheme of the extract is. इस extract की rhyming scheme क्या है? A B A B, A A B C, A A B B. तो स्टूडेंट्स इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगी? A A B B. ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी. नेक्स्ट है व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड मीन. इसका मतलब क्या है? वेडिंग बैंड किसका था? मतलब कि हार्ड मैरिड लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा था. तो ये हार्ड लाइफ ऑप्शन फर्स्ट ही आ गया यहाँ पे, वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, और यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज टू फिंगर फ्लटरिंग. फिंगर फ्लटरिंग में डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एफ एफ लेटर, सो डिवाइस इज एलिट्रेशन. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का. इसका सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं. आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. रियलाइज्ड मीन्स felt with pain. Pain means ache. That she was as old as she looked, but soon put that thought away. Firstly, this extract is taken from first poetry. Poem name is My Mother at 66, written by the poet Kamla Das. अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. I saw my mother beside me. Here I refers Kamla Das. My mother refers Kamla Das' mother. Beside me, me refers Kamla Das. In the starting of the poem, the poetess was going to Cochin airport, and she was on the way. She was driving the car, and her mother was also with her. And on the way, poet Kamla Das observed her mother. And what she observed? She observed that doze open mouth. Doze means light sleep. Open mouth. On the way, Kamla Das observed that her mother was dozing with open mouth. अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि उसकी मदर है वो कैसे डोजिंग कर रही है, उसकी मदर क्या कर रही है. तो कर क्या रही थी? डोजिंग. हाउ सी वॉज डोजिंग? सी वॉज डोजिंग विद ओपन माउथ. हर फेस ऐसा लाइक दैट. हाउ हर फेस लुक्स. उसका फेस दिखता कैसा था? हर फेस वॉज लुक लाइक एसन, लाइफलेस. अब यहाँ पे डिवाइस हो जाएगी सिमली. ऑफ ए कोप्स. कोप्स मीन्स डेड बॉडी. अब यहाँ पे पोएटेस कमला दास अपनी मदर का कंपैरिजन डेड बॉडी से करती हैं. एज ए डेड बॉडी इज लाइफलेस, इन द सेम वे हर मदर लुक्स लाइफलेस बिकॉज शी वॉज बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज. In real, she was not a dead body, but because of old age, she looks like a corpse. Because she was as old as she could. And after observing that her mother is very old, poetess Kamla Das felt a kind of pain, and that pain was separation from her mother. That she was as old as she looked, but soon put that thought away. That time she was driving the car. She was very sentimental, very emotional on the way, so she divert her mind. So, first question, what is the kind of pain and ache that the poetess feel? Poetess किस टाइप का किस टाइप का पेन रियलाइज करती है? तो किस टाइप का? सेपरेशन, लॉसिंग हर मदर, कि वो अपनी मदर को लॉस कर देगी, इस टाइप का वो पेन फील करती है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है वाई डज द पोइट्स मदर लुक लाइक ए कोप्स. उसकी मदर कोप्स जैसी क्यों दिखती है? क्या वो रियल में डेड बॉडी है? नो. इसका मैंने क्या बताया था अभी? बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज. हर मदर वॉज एज ओल्ड एज सी कुड, दैट्स वाई सी लुक्स लाइक ए कोप्स. नेक्स्ट है वाई डिड द पोइट पुट द थॉट अवे. पोइट अपना माइंड डाइवर्ट क्यों करती है? बिकॉज सी वॉन्टेड टू बी हैप्पी. वो खुश होना चाहती है. बिकॉज सी वॉज होपफुल. सी वॉज होपफुल, दैट्स वाई सी डाइवर्ट हर माइंड. बिकॉज द थॉट वॉज अनबियरेबल. यस, दिस इज राइट ऑप्शन. पोइट ने ऑब्जर्व किया उसकी मदर है वो
किसी भी टाइम मदर को लॉस कर सकती है, तो ये थॉट उसके लिए बहुत ही अनटोलरेबल हो गया था। इसीलिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है बाय लुकिंग आउटसाइड। लास्ट क्वेश्चन इसका, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन्स। इन लाइन्स में कौन सी डिवाइस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस बताई थी यहाँ पे कि डिवाइस थी हमारी सिमली, क्योंकि एज गिवन था तो इसलिए यहाँ पे डिवाइस हमारी सिमली हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे डिवाइस सिमली है, बट यहाँ पे एज की जगह पे लाइक वर्ड गिवन है कि लाइक एस एंड दैट, तो यहाँ पे डिवाइस हमारी सिमली हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के बेस पे आपको इन सभी एक्सट्रैक्ट में से जो भी और क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं उनके आंसर्स नोट डाउन करने हैं और एज ए होमवर्क सेंड करने हैं।